एक बार फिर स्वागत है आप सभी बच्चों को हमारे साइंस के पहले चैप्टर के तीसरे भाग में मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेट ऑफ मैटर के चेंज होने के बारे में। क्या स्टेट ऑफ मैटर्स चेंज हो सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं और होते भी हैं। हम लोग देखते भी हैं आए दिनों में। पानी से बर्फ बनाते हैं, पानी को गर्म करते हैं तो वाष्प बन जाता है। तो ये चेंजेबल है। स्टेट ऑफ मैटर इज चेंजेबल। कैसे चेंज हो सकता है, उसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो एक तो टेम्परेचर है, हीट एनर्जी दीजिए, टेम्परेचर उसको राइज कीजिए और फिर वो चेंज कर सकता है। दूसरा है प्रेशर। प्रेशर से क्या होता है? मान लेते हैं कि दो मॉलिक्यूल्स है और ये दो मॉलिक्यूल्स सॉलिड में इतनी दूरी पर है, लिक्विड में ये इतना दूर रहता है, गैस में इतना दूर रहता है। अब हम इसको कंप्रेस करेंगे तो अगर ये लिक्विड जितनी दूरी आ जाएगी तो ये लिक्विड जैसा बिहेव करने लगेगा, लिक्विड दिखने लगेगा। और ज़्यादा कंप्रेस करेंगे, सॉलिड जितना नज़दीक आ जाएगा तो ये सॉलिड हो जाएगा। यानी कि प्रेशर से भी स्टेट चेंज किया जा सकता है। हमारे घरों में जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम आता है तो उसमें जो गैस हम लोग जलाते हैं उसको ठूस ठूस कर भरा जाता है, कंप्रेस किया जाता है और वो लिक्विड में चेंज रहते हैं, इसलिए उसे एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा कंप्रेस करेंगे कूल कर करके तो वो सीधे सॉलिड में बदल जाता है, जिसको ड्राई आइस भी कहते हैं, उसको डिपोजिशन कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि चेंज ऑफ स्टेट्स दो कारण से होते हैं। एक तो हीट एनर्जी देने पर, उसका टेम्परेचर से राइज होने से, और दूसरा कि उसको कंप्रेस करने पर यानी कि प्रेशर से। ठीक है। अब क्या क्या है? तो अगर कोई सॉलिड है उसको हम हीट देते हैं और वो लिक्विड में बदल जाता है तो हम उसको क्या कहेंगे? मेल्टिंग। अगर कोई लिक्विड है उसको हीट देते हैं और वो गैस में बदल जाता है तो हम कहेंगे वेपराइजेशन। और उल्टे में जाएंगे कि कोई वेपर है, गैस है, उसको कूल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? लिक्विड हो जाएगा, तो हम उसको कहेंगे कंडेंसेशन। और अगर कोई लिक्विड को हम जमा दें, जैसे पानी को जमा कर करके उसको कूल कर करके टेम्परेचर डाउन बहुत कर दें तो सॉलिड आइस में बदल जाएगा, तो हम इसको सॉलिडिफिकेशन कहेंगे। ठीक है। इसी तरह से कुछ पदार्थ जैसे कि अमोनियम क्लोराइड या फेनोल्फथालीन जो हम लोग कपड़ों में डालते हैं गोलियां कीड़ों मकोड़ों से बचाने के लिए, या कैम्फर कपूर जो घर में होता है, ये सारी चीजें होती है कि इसको गर्म कीजिए तो लिक्विड में नहीं जाती है, वो सीधे क्या हो जाती है? गैसियस स्टेट में चली जाती है, सॉलिड टू गैसियस स्टेट में चली जाती है विदाउट कमिंग इन लिक्विड फॉर्म। तो ऐसे बात को, ऐसे प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है। और अगर कोई गैस सीधे ठोस में, जैसे कि हम लोगों ने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ज्यादा कंप्रेस कीजिए कूल करके तो वो सॉलिड सीधे बदल जाता है, लिक्विडिफाइड नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये डिपोजिशन है। सब्लिमेशन का उल्टा डिपोजिशन, बहुत जगह सब्लिमेशन ही इस्तेमाल करते हैं। चलिए एक एक करके के हम लोग देखते हैं। ठीक है। पहला है कि मेल्टिंग, द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ ए सॉलिड सब्सटेंस into its liquid state on absorption of heat at a particular temperature and pressure is called melting or fusion। melting को fusion भी कहते हैं। particular temperature यानी कि हर सब्सटेंस का अलग अलग टेम्परेचर पर मेल्ट होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। जैसे 0 डिग्री पर आइस मेल्ट होता है। बहुत सारे का मेल्टिंग पॉइंट हमने देखा है, जैसे कि एल्युमिनियम 660 डिग्री सेल्सियस देंगे तो एल्युमिनियम मेल्ट हो जाएगा, लिक्विफाइड हो जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। सिल्वर को 961 डिग्री की आवश्यकता पड़ती है, गोल्ड को 1064 डिग्री की आवश्यकता पड़ती है, आयरन 1535 डिग्री तक गर्म करेंगे तो ये भी लिक्विड बन जाएगा। तो आप इसे उतार लीजिए, काम आएगा। मेल्टिंग पॉइंट, तो द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड बिकम्स लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। इसमें अब इसके बाद हम लोग आगे की देखते हैं। ओके, आइए आगे। फ्रीजिंग,
यानी कि सॉलिडिफिकेशन भी इसे कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड स्टेट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। और फ्रीजिंग पॉइंट उसी तरह से जैसे मेल्टिंग पॉइंट था, द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड चेंज इनटू ए सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट। बॉइलिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर। कोई लिक्विड को गर्म करते हैं, हीट देते हैं और वो गैस बन जाए तो बॉइलिंग कहते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट कहाँ? द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड चेंजेस टू वेपर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ओके। चौथा है इवेपोरेशन, वेपोराइजेशन। ये भी लिक्विड से गैस ही बनता है, लेकिन ये बॉइलिंग पॉइंट के नीचे बनता है ना, एट रूम टेम्परेचर पर जो बनता है। जैसे डेली हम लोग पोछा वगैरह लगाते हैं या कपड़े सुखाते हैं, उसमें से पानी निकल कर गायब हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन। द प्रोसेस ऑफ conversion of a substance from liquid to vapor state at any temperature below its boiling point is called evaporation। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। चलिए इवेपोरेशन के बारे में कुछ और बातें समझ लेते हैं कि इवेपोरेशन जो होता है, कौन कौन से फैक्टर इसको इफेक्ट करते हैं, यानी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन को बढ़ा देते हैं। जैसे कि हम लोग ऐसे भी देखते हैं कि गर्मियों में कपड़ा जल्दी सूख जाता है, बरसात में नहीं सूखता है। क्या कारण है भाई? तो टेम्परेचर ज़्यादा मिलने से इवेपोरेशन तेज हो जाता है। बरसात में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है तो स्लो डाउन कर देता है। कभी कभी हम घरों में पंखों को जला करके कपड़े को सुखाते हैं, तो पंखा विंड स्पीड भी इसको इफेक्ट करता है। कभी क्या देखिए कि एक बूंद यहाँ रख दीजिए पानी का और उसको चारों तरफ फैला दीजिए तो वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है, यानी कि उसके सरफेस एरिया को बढ़ाया। तो इवेपोरेशन इंक्रीज कैसे करेगा? तो इवेपोरेशन इंक्रीज विथ इंक्रीज इन सरफेस एरिया, यानी सरफेस एरिया को बढ़ा दें तो इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाएगा। दूसरी, इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर तापमान बढ़ जाए यानी कि छांव की जगह धूप में डाल दें तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, अब ह्यूमिडिटी कम जाएगा तो इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। ह्यूमिडिटी बरसात में बढ़ जाता है तो इवेपोरेशन कम जाता है। ठीक है, तो इवेपोरेशन बढ़ने के लिए ह्यूमिडिटी कम होना जरूरी है। उसके बाद डिक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर भी इफेक्ट डालता है। प्रेशर कम रहेगा तो इवेपोरेशन जल्दी होगा। और इंक्रीज इन विंड स्पीड, ये तो बता ही चुके हैं कि अगर तेज हवा चलेगी तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे या कोई भी पानी इवेपोरेट हो जाएगा। समुद्र के सतह पर धूप भी पड़ती है और बहुत सारे हवा भी चलती रहती है, तो निरंतर इवेपोरेशन होते रहता है। इवेपोरेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो हमारे पृथ्वी के सीजन्स को तय कर देते हैं। यहाँ मौसम बनाते हैं, रेनी सीजन्स जो बनते हैं, तो इन्हीं वाटर बॉडीज के सरफेस के ऊपर से ये सारे इवेपोरेशंस होते हैं और ऊपर जाकर क्लाउड्स फॉर्मेशन करते हैं और फिर कई जगहों में बिखर जाते हैं हवा के द्वारा और फिर प्रेसिपिटेट करते हैं एज ए रेन, और पानी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। इसे वाटर साइकिल कहते हैं। तो वाटर साइकिल हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, जो कि इवेपोरेशन का ही एक मतलब नतीजा है। उसका काउज जो है इवेपोरेशन है, तो बहुत ही जरूरी चीज इवेपोरेशन है। दूसरी बात की इवेपोरेशन जो है उससे हम कूलिंग का इफेक्ट भी देता है। ठीक है, घर में पानी रखते हैं तो ठंडा हो जाता है, या आप देखिए कि पानी को झांक करके किसी जग में रखिए और या किसी बर्तन में खाली छोड़ दीजिए कि उसका सरफेस से इवेपोरेशन होता रहे, तो धीरे धीरे ठंडा महसूस होता है, वो पानी ज़्यादा ठंडा लगेगा। क्यों ऐसा होता है? इवेपोरेशन से कूलिंग क्यों आते हैं? तो इवेपोरेशन से जो होता है, particles of liquid that evaporate absorb energy from the surroundings in order to regain the energy lost during evaporations. This absorption of energy from the surroundings makes the surroundings cool। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है पानी है और यहाँ से कोई मॉलिक्यूल्स जो है इवेपोरेट करना चाहता है। ठीक है,
ये पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं इवेपोरेट करना चाहते हैं, तो इसे कम से कम तो इसके एनर्जी उतना चाहिए ताकि इवेपोरेट कर सके। वो एनर्जी सरफेस वाले पीछे वाले से, ईसर वाले से, इस वाले से एनर्जी को सोख लेंगे और ये ऊपर इवेपोरेट करके गैसियस फॉर्म में चले जाएंगे। ये मॉलिक्यूल्स भी अपने आसपास के मॉलिक्यूल्स से सोख के चले जाएंगे। ये मॉलिक्यूल्स भी आसपास के मॉलिक्यूल से एनर्जी लेंगे, कहेंगे कि मैं भी इवेपोरेट हो गया। तो सतह पर जो है इवेपोरेशन जो है हो रहा है और नीचे वाले का एनर्जी को ये एब्जॉर्ब कर रहा है, तो नीचे वाला ऑब्वियसली कम जाएगा। फिर नीचे वाला ऊपर आएगा, वो भी अपने नीचे वाले को ठंडा करेगा। धीरे 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 इस तरह से पूरा का पूरा पानी ठंडा हो जाता है। घड़ा जो होता है उसके दीवारें जो होती है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिससे कि पानी जो है यहाँ तक पहुंच जाता है। ये छोटे छोटे मिट्टी के घरों में पोर्स होते हैं। अब यहाँ से ये इवेपोरेट करना चाहता है, तो ये इवेपोरेट करना चाहेगा तो पीछे वाले पानी से ये एनर्जी को गेन करेगा इवेपोरेट करने के लिए, और ये जो कूल होगा ये अंदर वाले पानी का एनर्जी को वापस ले लेगा। धीरे धीरे लगातार यहाँ से इवेपोरेशन होगा, इसका एनर्जी इसमें, इसका एनर्जी इसमें, और अंदर घड़े के अंदर का जो पानी है वो ठंडा हो जाएगा। गर्मियों में घड़े का इस्तेमाल करते हैं, काफी ठंडा हो जाता है। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवेपोरेशंस। इसके बारे में और भी बुक्स में दिया हुआ है, जैसे कि हम लोग गर्मियों में कॉटन के कपड़ा पहनते हैं। क्यों? कॉटन कपड़े में जब पसीना जो है से गीला हो जाता है तो फिर इवेपोरेशन होता है, तो वो ठंडक महसूस कराता है, हमारे बॉडी को ठंडा रखता है। हमारा जो पसीना चलता है तो वो जब इवेपोरेट होता है तो हमें कूलिंग का अनुभव होता है। तो ये हमारा नेचुरल जो है एक दिया हुआ है कि गर्मी से हम अपने बॉडी को इस तरह से सुरक्षित रखते हैं। अब इसका अनुभव भी कर सकते हैं। अपने हथेली पर एक बूंद पेट्रोल का रखें, थोड़ी देर में पेट्रोल धीरे धीरे उड़ने लगेगा और आपको हथेली पर ठंड महसूस होने लगेगी, यानी कि आपके हथेली का हीट वो खींच कर करके इवेपोरेट हो जाएगा और आपको वहां ठंडा महसूस होगा। चलिए आगे का टॉपिक अब हम देखते हैं। आइए अब देखते हैं क्या फर्क है इवेपोरेशन और बॉइलिंग में। छोटी सी मैटर है, इसको समझ लीजिए। इट इज स्लो प्रोसेस, क्या इवेपोरेशन, और बॉइलिंग इट इज ए रैपिड प्रोसेस, ये तेजी से होता है, ये धीरे होता है। दूसरा, इट टेक्स प्लेस एट सरफेस ऑफ द लिक्विड, ये सिर्फ सरफेस पे ही होता है, ठीक है। लेकिन बॉइलिंग जो है एक बल्क फेनोमेनन है, ये थ्रू आउट द लिक्विड होता है, इट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द मास ऑफ द इंटायर लिक्विड। तीसरा अंतर क्या है कि इट टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर बट बिलो बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पर होगा तब तो वो बॉइलिंग ही कहलाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट के नीचे जब इवेपोरेशन होगा तब वो इवेपोरेशन कहलाएगा। इट टेक्स प्लेस एट ए डिफरेंट एंड कांस्टेंट टेम्परेचर कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। क्लियर है? चौथा, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड फॉल्स। अभी हमने देखा था कूलिंग इफेक्ट की इवेपोरेशन से टेम्परेचर फॉल करता है, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है हमेशा। किसी चीज को गर्म करेंगे तो जब तक वो खौलता रहेगा तब तक उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड रिमेन्स कांस्टेंट टिल ऑल द लिक्विड हैज चेंज्ड इनटू वेपर। उतार लीजिए इसको, पॉज करके उतार लीजिए। अब आगे वेपोराइजेशन के बाद आता है लिक्विफैक्शन यानी कि कंडेंसेशन। लिक्विफैक्शन और कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम इट्स गैसियस टू लिक्विड स्टेट एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है। भाप जो है जब कंडेंस होता है यानी कि वो ठंडा होता है तो फिर से लिक्विड बन जाता है, दैट इज कंडेंसेशन। सब्लिमेशन क्या है, बताया था शुरू में भी कि सब्लिमेशन इज द प्रोसेस बाय विच ए सॉलिड व्हेन इट इज हीटेड डायरेक्टली चेंज इनटू द वेपर और गैसियस स्टेट। ये लिक्विड स्टेट में नहीं आता है, ये सीधे वेपर हो जाता है। सॉलिड से को गर्म कीजिए वेपर हो जाएगा, जैसे कपूर को गर्म कीजिए या अमोनियम क्लोराइड को गर्म कीजिए तुरंत वेपर हो जाता है। हमारे बुक्स में दिया हुआ है इस प्रकार का कि एक प्लेट में कुछ अमोनियम क्लोराइड लिया और इसको एक
कीप से उल्टा लाल इसको ढक दिया, ऊपर से कॉटन से इसको भर दिया और इसको एक बर्नर से हीट दे करके इसको जलाया गया। तो क्या देखते हैं कि ये जो अमोनियम क्लोराइड था ये गैस बन करके अब ठंडा होने के बाद यहाँ किनारे किनारे डिपोजिट हो गया। ठीक है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में ये आया ही नहीं। वैसे ही कुछ दिखलाता है आयोडीन, कैम्फर, नेपथलीन की गोली जो हम घरों में रखते हैं कपड़ों में डालने के लिए, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी जिसको ड्राई आइस कहते हैं, खुला छोड़ दीजिएगा गैस बन के उड़ जाएगा। ठीक है, डिपोजिशन इसी का उल्टा, सब्लिमेशन का उल्टा डिपोजिशन है। डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन। ठीक है, ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं लेटेंट हीट के बारे में। लेटेंट हीट क्या है, इसको जरा अच्छे से समझ लेंगे तो सारी कहानी समझ में आ जाएगी। एक प्रयोग करते हैं, एक बीकर लेते हैं, इसमें कुछ आइस क्यूब्स ले लेते हैं। ठीक है, और इसमें एक थर्मामीटर लगा देते हैं। और इस आइस क्यूब को नीचे से एक बर्नर से इसको हीट करना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं कि इसका टेम्परेचर जो है, मान लेते हैं कि 0 डिग्री इसका टेम्परेचर था बर्फ का, और ये पिघल रहा है, पिघलना शुरू हुआ, थोड़ा थोड़ा पानी इसमें बना, लेकिन अभी आइस क्यूब पूरी तरह से पिघला नहीं है। और टेम्परेचर का क्या, हीट एनर्जी यहाँ से देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इसका टेम्परेचर 0 डिग्री पर स्थिर बना हुआ है। तो अब सवाल जाता है कि ये जो हीट एनर्जी हम दे रहे हैं इस आइस क्यूब को, वो हीट एनर्जी टेम्परेचर में बढ़त क्यों नहीं ला रहा है, राइज क्यों नहीं कर रहा है टेम्परेचर को, कहाँ जा रहा है हीट एनर्जी? अगर ये टेम्परेचर लगातार इसमें जा रहा है तो इसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए था, तो कहीं बीच में टेम्परेचर गायब हो रहा है। वो कहाँ गायब हो रहा है? तो ये जो सॉलिड था, इस सॉलिड को अपने स्टेट चेंज करने के लिए कुछ हीट एनर्जी की जरूरत थी, वो एब्जॉर्ब कर रहा है। और जब तक टोटल के टोटल सॉलिड्स लिक्विड में नहीं बदल जाएंगे तब तक वो 0 डिग्री पर ही इसका टेम्परेचर बना रहेगा। यानी कि स्टेट को चेंज करने के लिए क्या चाहिए? हीट एनर्जी चाहिए, एक लिमिटेड हीट एनर्जी चाहिए। और उसके बाद पूरी स्टेट चेंज जब हो जाएगी तब ये खौलना गर्म होना शुरू होगा और फिर 0 से 1 डिग्री जाएगा, जाते जाते ऊपर में 100 डिग्री पर पहुंच जाएगा। ये पूरे के पूरे पानी हो जाएगा और उसके बाद 100 डिग्री पर पहुंचते ही ये वेपोराइज होना शुरू हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट पानी का 100 डिग्री है सेंटीग्रेड या सेल्सियस के हैं। तो अब ये वेपोराइज होना शुरू हो जाएगा तो फिर 100 डिग्री पर इसका टेम्परेचर रुक जाएगा। बर्नर अभी भी जल रहा है, यहाँ से इसको हीट अभी भी मिल रहा है, फिर 100 डिग्री पर इसका कांटा अटक गया। क्यों अटक गया भाई? तो अब जो है फिर से ये स्टेट चेंज कर रहा है, इस बार लिक्विड से वेपर में चेंज हो रहा है, फिर इसको एक्स्ट्रा हीट की जरूरत पड़ेगी। तो यानी कि ये जो 100 डिग्री पर यहाँ लिक्विड है इसका भी तापमान 100 डिग्री है और ये वेपर जो हो रहा है इसका भी तापमान 100 डिग्री है। लेकिन लिक्विड में ज्यादा हीट एनर्जी है या वेपर में? तो भाई साफ सी बात है कि वेपर बहुत सारा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर करके बाहर निकल रहा है, तो हीट एनर्जी तो वेपर में ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके वेपर बन रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है। इसलिए गर्म पानी जो 100 डिग्री का है वो कम जलन करता है, बर्न करता है, और वेपर जो 100 डिग्री का है वो सीवर बर्न करता है। ठीक है, क्वेश्चन इस पर आते हैं तो ये याद रखिएगा। तो अब जो है इस हीट को जो एब्जॉर्ब किया गया स्टेट बदलते समय, उस हीट को कहते हैं लेटेंट हीट।
द अमाउंट ऑफ हीट विच रिक्वायर टू चेंज द स्टेट ऑफ 1 kg सब्सटेंस। तो 1 kg सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस को चेंज करने के लिए जितनी हीट की जरूरत पड़ती है उस सब्सटेंस का वो लेटेंट हीट होता है। सब्सटेंस लिक्विड भी हो सकता है, सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड भी हो सकता है, लिक्विड से गैस में भी चेंज हो सकता है। तो दो प्रकार के लेटेंट हीट हो सकते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि कोई सॉलिड लिक्विड बन रहा है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ ए सॉलिड इनटू लिक्विड। तो सॉलिड 1 kg किसी भी चीज का ले लें और उसको जितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करना है लिक्विड बनने के लिए, तो उस एनर्जी को, उस हीट एनर्जी को हम उसका लेटेंट हीट बोलेंगे। अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग लेटेंट हीट होता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। दूसरा है द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg लिक्विड इनटू वेपर। अब लिक्विड जो यहाँ पानी बन गया था, 1 kg पानी को अगर गर्म करेंगे तो कितना हीट एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा ताकि वो वेपर बनेगा। तो उस हीट एनर्जी को हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ गई। यहां तक कंप्लीट है आपका चैप्टर। एक चीज और इसमें जोड़ना है हमें कि केल्विन, केल्विन जो है इसको इस तरह से लिखते हैं। ये क्या है? ये है SI यूनिट ऑफ हीट या टेम्परेचर नापने का यूनिट। ठीक है, तो टेम्परेचर मेजर करने का केल्विन SI यूनिट है। हम लोग जो लिखे यहां डिग्री सेंटीग्रेड लिखे। देखिए डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और केल्विन में क्या, इसमें क्या रिलेशंस है इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, तो कोई भी क्वेश्चन इसमें अटकेगा नहीं। क्वेश्चंस आते हैं, एनसीईआरटी का बुक में भी है। मान लेते हैं कि केल्विन यहां से शुरू होता है, तो हम ये जीरो जो है केल्विन का, हम इसको कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, अब हीट एनर्जी बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। यहां पर मान लिया कि ये 100 केल्विन आ गया। केल्विन में डिग्री का नहीं लगता है, सिर्फ केल्विन का के लिखाता है। फिर आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाया, यहाँ आया, यहाँ आने के बाद ये 200 हो गया। फिर और हीट बढ़ा, और हीट बढ़ा, यहाँ 300 केल्विन हो गया, और इस तरह से और आगे बढ़ा, यहाँ होकर करके 400 केल्विन हो गया। ठीक है, अब यहाँ सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस कहाँ से शुरू करेंगे? तो यहाँ 200, 270 कहीं यहाँ पर आएगा। क्या आएगा? 273.15, 273.15। ये जो है यहाँ से इस पॉइंट में इसको कहेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड में 273.15 रहता है, लेकिन हम लोग कन्वीनियंट के लिए इसको 273 ही मान करके चल सकते हैं और कर सकते हैं। तो 0 डिग्री, अगर बर्फ का तापमान 0 डिग्री है तो केल्विन में बोलेंगे तो उसका तापमान कितना है? 273 केल्विन। ठीक है, तो अगर यहां से आगे बढ़ेंगे और 100 डिग्री तापमान हो जाएगा इस वाटर का, जब खौलने लगेगा तो ये कहाँ होगा? ये हो जाएगा 373। यहाँ से हम यहाँ तक इसको बढ़ाएंगे तो ये वाला हिस्सा जो है ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। यानी कि ग्रेजुएशन तो दोनों का बराबर है, लेकिन ये शुरू होता है एब्सोल्यूट जीरो से और इसका जीरो शुरू होता है 273 केल्विन से, और फिर बराबर एक साथ चलता है। तो कितना घटाना है आप देख लीजिए, है ना। किसी भी सेंटीग्रेड में दिया हुआ है उसमें 273 जोड़ दीजिए तो वो केल्विन में हो जाएगा। केल्विन में दिया हुआ है
273 माइनस कर दीजिए तो सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड में हो जाएगा या डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा। ठीक है, यही आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। इसका सॉल्यूशन कोशिश करेंगे, फिर जल्दी से जल्दी आ जाए। पहले आप लोग इसको बढ़िया से कीजिए, खुद से सॉल्यूशन कोशिश कीजिए, सीखिए। ठीक है, गुड नाइट। अगला चैप्टर हम फिर लेकर के आएंगे जल्दी ही। ओके।